देखिए, इसके पहले आप लोगों को विद्युत धारा में बेसिकली जो चीज़ें बताई गई थी उसको आप लोग पढ़ चुके हो। जैसे विद्युत धारा क्या होता है, आवेशों के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। अब इसके बाद चालकों में विद्युत धारा, चालकों में क्या होता है, आवेश जिस पदार्थ में गति करेंगे, गमन कर सकते हैं, वहाँ विद्युत धारा उपस्थित हो सकता है अथवा विद्युत धारा वहाँ से गुजर सकता है। ठीक है ना। तो आवेश चालक में ही गति कर सकते हैं, यानी चालकों में विद्युत धारा आप लोग पढ़े थे। तो जो चालकों में विद्युत धारा होता है उसमें धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करते हैं, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन वे उन बद्ध इलेक्ट्रॉनों के बीच जो जगह होती है, थोड़ी बहुत स्पेस होती है, उनमें वे टकराते हुए विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं। ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, और वो जिस वेग से गति करते हैं इलेक्ट्रॉन उसी को अपवाह वेग कहते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या होता है कि अपवाह वेग क्या होता है। अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग कहा जाता है। जैसे हम कोई चालक पदार्थ ले लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, कोई चालक पदार्थ हमने लिया है, इसमें ये सब बद्ध इलेक्ट्रॉन है, ये बद्ध इलेक्ट्रॉन है जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति कर रहे हैं इस प्रकार से। बद्ध इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति कर रहे हैं, यानी चालक में क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, इनकी दिशा विद्युत क्षेत्र की तरफ है। ये बद्ध है, ये मूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनके बीच में जो जगह होता है वहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गति करेगा। कैसे गति करेगा, ड्रिफ्ट करते हुए। ठीक है, ड्रिफ्ट करते हुए गति करेगा। अब ये ड्रिफ्ट कई तरीके से कर सकता है, इसलिए ढेर सारे फिगर यहाँ पर बन जाएंगे। यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। ठीक है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी करता है, यानी जिस वेग से गति करता है उसी को अपवाह वेग कहते हैं। तो हमारा अगला हेडिंग होगा अपवाह वेग। और अपवाह वेग क्या होता है, जब इसको इस प्रकार से लिखेंगे ना, जब चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्थात धनावेश विद्युत क्षेत्र की दिशा में होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बद्ध इलेक्ट्रॉनों से टकराते हुए गति करते हैं, उनके बीच में जो जगह होता है, कैसे लिखोगे, बद्ध आवेश के बीच उपस्थित जगह में टकराते हुए गति करते हैं। जिस वेग से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसी वेग को अपवाह वेग कहते हैं। ठीक है, अपवाह वेग यही होता है ना, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में बद्ध इलेक्ट्रॉनों के बीच जो जगह होता है उनमें टकराते हुए वो गति करता है, उसी की गति को अपवाह वेग कहते हैं। जिस वेग से वो गति करता है उसी वेग को अपवाह वेग कहते हैं। ये नोट कर लीजिएगा। अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा कि अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। तो अपवाह वेग क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको आप लोगों ने पढ़ा ना, उसको हम स्मॉल भी और बेस में डी से दर्शाते हैं, VD से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉल भी और बेस में क्या होता है, डी होता है, इससे दर्शाया जाता है। ठीक, अब हमारा टॉपिक क्या होगा कि अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, तो इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जैसे कोई चालक है, इस प्रकार से चालक हमने ले लिया। अब चालक मान ले रहे हैं कि डेल एल लंबाई का है। कितने लंबाई का है, डेल एल लंबाई का है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, डेल एल लंबाई का चालक है। अब यदि इसका अनुप्रस्थ काट है, यानी क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कितना है, ए क्षेत्रफल है, ए क्षेत्रफल है, डेल एल लंबाई का है। ठीक, तो अब इसमें क्या लिखेंगे, माना कोई चालक पदार्थ जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए तथा उसकी लंबाई डेल एल लिया जाता है, जिसमें डेल क्यू आवेश प्रवाहित होते हैं, यानी गुजरते हैं। डेल क्यू आवेश
इस डेल टी समय में गुजरते हैं। क्या लिखेंगे? जिसमें डेल क्यू आवेश डेल टी समय में गुजरते हैं। तब उस चालक में कुल आवेश कितना हो जाएगा? क्यू बराबर डेल क्यू आवेश गुजरते हैं ना, क्यू बराबर यन ई होता है, ये होता है ना यन ई। तो हम ई को क्या कैसे लिखेंगे? यानी ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, जैसे प्रत्येक अल्पांश में यन इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक अल्पांश में यन इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ए क्षेत्रफल की बात की जाए तो ए क्षेत्रफल में यन ए इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये होगा ना, यह ए क्षेत्रफल में यन ए इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये आता है प्रश्न ए क्षेत्रफल और डेल यल लंबाई में, यानी पूरे आयतन में ए क्षेत्रफल और डेल लंबाई में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो हो जाएगा यन ए डेल यल। तो क्यू बराबर क्या होता है? एन ई होता है ना, एन का वैल्यू हमने लिख लिया, एन का मान इतना पूरा रहेगा और ई लिख लिया, ठीक है। यानी डेल क्यू बराबर कितना हो जाएगा? यन ई ए डेल यल, ठीक। इतना आवेश उसमें से गुजरता है। अब कितने समय में गुजरता है? डेल टी समय में गुजरता है, ठीक। तो फिर अब हम अगला क्या लिखेंगे? क्योंकि यह आवेश डेल टी समय में गुजरता है, कितने समय में गुजरता है? डेल टी समय में गुजरता है। अर्थात अपवाह वेग कितना हो जाएगा? Vd बराबर देखो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन यहाँ पर कितना होगा? डेल एल, और समय कितना होगा? डेल टी। ये होगा ना, डेल एल और समय कितना होगा? डेल टी, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं? Vd बराबर डेल एल अपॉन डेल टी हुआ। अब यहाँ से डेल टी का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। तो डेल टी का मान हम हो जाएगा हमारा डेल टी बराबर डेल एल अपॉन Vd हो जाएगा, ठीक है। कितना हो गया? समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं। चूँकि धारा I बराबर कितना हो जाएगा? क्यू वाई टी होता है, यही होता है ना, यानी यहाँ के लिए डेल क्यू वाई डेल टी हो जाएगा। धारा कितना हो जाएगा? डेल क्यू वाई डेल टी हो जाएगा ना, ठीक है। फिर इसके बाद या I बराबर डेल क्यू का वैल्यू रख देते हैं, यन ई ए डेल एल अपॉन डेल टी, ठीक। कितना हो गया? डेल एल अपॉन डेल टी हो गया। और फिर उसके बाद डेल टी का यहाँ से वैल्यू कितना आया है? या आई बराबर एन ई ए डेल एल अपॉन डेल टी इंटू, सॉरी डेल टी है, डेल टी की वैल्यू कितना रखेंगे हम? डेल एल अपॉन वी डी। तो इसके बटे में होगा तो ऊपर चला जाएगा, डेल एल से डेल एल कैंसिल, यानी आई बराबर एन ई ए वी डी। इतना हो गया, ये होगा ना, आई बराबर एन ई ए वी डी। तो हम सबसे पहले क्या किए? मान लें कोई चालक पदार्थ है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसमें प्रवाहित आवेश कितना है? डेल क्यू। तो उस चालक के लिए मान लें कि उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है, उसकी लंबाई डेल एल है, तो गुजरने वाला आवेश डेल क्यू कितना हो जाएगा? या नहीं होता है तो ई को रखते हैं, वो नियत रहेगा। एन का मान कितना हो जाएगा? प्रत्येक अल्पांश के लिए एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ए क्षेत्रफल के लिए एन ए इलेक्ट्रॉन और डेल एल लंबाई भी है, तो कुल इलेक्ट्रॉन एन ए डेल एल हो जाएगा और कुल आवेश कितना हो जाएगा? एन ए डेल एल। अब यहाँ पर डेल टी समय में कुल डेल क्यू आवेश गुजरता है, तो अपवाह वेग कितना हो जाएगा हमारा? वी डी बराबर डेल एल अपॉन डेल टी। यहाँ से डेल टी का मान ज्ञात कर लिए, फिर धारा आई बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी में ये वैल्यू रख देते हैं, तो आई का मान हमें प्राप्त हो जाता है। यही क्या होता है? आई और वी डी में
संबंध होता है, यानी अपवाहित तथा विद्युत धारा में संबंध। ठीक है, इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। नोट कर लीजिए, नीचे लिख लेंगे यही अपवाहित तथा विद्युत धारा में संबंध है। ठीक है ना, यही हम नोट कर लेंगे। जो अगला टॉपिक है ओम का नियम, इसके विषय में ध्यानपूर्वक समझिएगा। सन 1826 ईस्वी में जर्मनी के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम, या कहीं कहीं सर जॉर्ज साइमन ओम भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हम डॉक्टर लिखवा रहे हैं, आप लोग भी डॉक्टर लिखिएगा। सन 1826 ईस्वी में जर्मनी के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक पदार्थ के दो किनारों के बीच, ठीक है ना, या चालक पदार्थ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर तथा प्रवाहित धारा के बीच संबंध ज्ञात किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, ये नोट करना है कि सन 1826 ईस्वी में जर्मनी के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक पदार्थ के दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच संबंध स्थापित किया, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार उस चालक में उत्पन्न विभवांतर तथा उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, इस नियम के अनुसार उस चालक पदार्थ में उत्पन्न विभवांतर तथा प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। ठीक है, अतः ओम के नियमानुसार V/I बराबर नियत रहता है, नियतांक। ठीक, क्या रहेगा, नियतांक रहेगा, या V/I बराबर, यहाँ पर हम R लिखते हैं, जहाँ, और आप लोग ये लिख लीजिएगा, जहाँ R उस चालक पदार्थ का क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध है। ठीक, अब ये प्रतिरोध क्या होता है, इसकी परिभाषा आप लोग 10 में पढ़े होंगे। किसी भी चालक पदार्थ में धारा के मार्ग में आई हुई रुकावट को या फिर अवरोध को ही प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। जहाँ R उस चालक पदार्थ का प्रतिरोध है, जिसका मात्रक अच्छा, इसका प्रतिरोध का मात्रक कितना होना चाहिए, वोल्ट प्रति एम्पियर होना चाहिए ना, लेकिन हम क्या लिखते हैं, ओम लिखते हैं, इसको इस चिन्ह से दर्शाते हैं। ठीक है, ओम होता है जहाँ R चालक पदार्थ का प्रतिरोध है, जिसका मात्रक ओम होता है। यही ओम का नियम है। और फिर ओम के नियम में, ओम का जो नियम होता है वह इलेक्ट्रॉनों के अपवाह के द्वारा भी पुष्टि की जाती है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर I का वैल्यू रख देना होगा। ठीक है ना, I का वैल्यू रख देना होगा। इसको नोट करिए, जितना बताया पूरा लिखिए, नोट करिए, यही ओम का नियम है। अब आगे देखते हैं कि ओम का नियम किन किन बातों पर निर्भर करता है। जिसमें प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध किन किन विशेषताओं पर निर्भर करता है। जैसे कोई चालक पदार्थ है, हम मान ले रहे हैं कि यह लंबाई का कोई चालक पदार्थ है, देखेंगे प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। ठीक, अब क्या है कि माना कोई चालक पदार्थ जिसकी लंबाई L तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, इतना दिया गया है ना, तब पहला नंबर यानी प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, प्रतिरोध
आर चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, यानी जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध भी बढ़ेगा। जितना लंबा हम चालक पदार्थ लेंगे उतना ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा। ये पहला हो गया समीकरण 1। दूसरा कथन क्या होगा, इसको भी लिखिएगा कि प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, यानी कितना हो जाएगा, ये प्रतिरोध होता है वह चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 व 2 से यानी जो प्रतिरोध होता है वो इन्हीं दोनों बातों पर निर्भर करता है। लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा, और क्षेत्रफल ज़्यादा रहेगा तो प्रतिरोध कम रहेगा। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से कितना हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए हो जाएगा। अब ये प्रोपोर्शन का चिन्ह जब भी हटता है तो एक संबंध दे के जाता है। तो यहाँ पर क्या संबंध दे के गया, रो। क्या दे के गया, रो। ये रो बराबर, रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। रो बराबर RA अपॉन L, RA अपॉन L होता है। ठीक, जिसका मात्रक क्या होता है, रो बराबर प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम, और क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर होता है, लंबाई मीटर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, केवल क्या रह जाएगा, ओम मीटर। ठीक, फिर यहाँ जहाँ पर ये क्या है, रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। विशिष्ट प्रतिरोध रहेगा या प्रतिरोधकता रहेगा। ठीक है, आर हमारा प्रतिरोध है तो रो हमारा क्या रहेगा, प्रतिरोधकता रहेगा। ठीक, जहाँ पर रो हमारा क्या है, जहाँ रो प्रतिरोधकता है, क्या है, प्रतिरोधकता है। किसका, चालक का। इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, यानी केवल ओम मीटर रहेगा। ठीक है ना, इसका मात्रक ओम मीटर होता है। ये हो गया हमारा रो, क्या है हमारा, प्रतिरोधकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया जाता है, आर ज्ञात हो गया, रो बराबर L अपॉन ए ज्ञात ही है। अब जो ओम का नियम प्राप्त हुआ था उस ओम के नियम में हम आर का वैल्यू ले जा करके रखते हैं। ठीक, ओम के नियम में जब आर का वैल्यू रखते हैं कितना हो जाएगा, B अपॉन आई इज इक्वल टू आर था। ठीक है, या B अपॉन आई इज इक्वल टू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, रो L अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है ना, रो L अपॉन ए हो जाएगा, या B बराबर आई रो अपॉन ए इंटू L, ये होगा ना। ठीक है, अब जहाँ B बराबर कितना होता है, ED होता है, यहाँ पर हमने चालक की लंबाई को L लिया है तो EL लेंगे, B बराबर ED होता है ना। तथा J क्या है, धारा घनत्व है। ये तो हमारा विद्युत क्षेत्र है, लंबाई है, चालक पदार्थ की लंबाई और विद्युत क्षेत्र। J क्या है, धारा घनत्व है। इसका वैल्यू कितना होता है, I अपॉन ए होता है। ये सब पढ़े हो, अभी ये तीसरे चैप्टर का है, ये दूसरे चैप्टर में पढ़ाया गया है। यानी B की जगह पर क्या रखेंगे, E इंटू एल, I अपॉन ए की जगह पर J, और रो, फिर उसके बाद L। तो L से L हमारा कैंसिल हो जाएगा,
यानी या E इज इक्वल टू जे रो। ठीक है, विद्युत क्षेत्र बराबर धारा घनत्व गुणे प्रतिरोधकता। विद्युत क्षेत्र बराबर धारा घनत्व गुणे प्रतिरोधकता। ठीक, इसको भी आप नोट कर लीजिए और इतना पेड़ में नोट करिए, जितना पढ़ाया गया इसको पूरा रिपीट करके अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अक्सर एग्जाम में इससे कंफर्म है क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, तो मन लगा के पढ़ाई करिए और पूरा नोट्स आपका कंप्लीट रहना चाहिए। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो उसको आप वीडियो को पीछे करके नोट करके फिर पढ़िए, समझ में आएगा। ठीक है।